नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज नीति आयोग का सीईओ ने एक पूरे देश को एक प्रकार से कहें तो एक ऐसा खुशखबरी सुनाया है जो कि पूरे देश एक प्रकार से गर्व से सीना अपना चौड़ा कर लेंगे। तो दरअसल ये बात है कि बीते माह अप्रैल माह में IMF जो एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, उसमें इस चीज़ को जिक्र किया गया कि भारत दुनिया का अब पांचवी नहीं चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो स्थान है वो उन्होंने प्राप्त किया है। तो हम किसको पीछे छोड़कर ये पांचवा से चौथा स्थान हासिल किया है? तो हमने जापान को रिप्लेस करके ये स्थान अचीव किया है। तो देखिए, जापान अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी रहा है और एक समय ऐसा था कि जापान दुनिया का पहला स्थान पर था, वो लार्जेस्ट इकोनॉमी था। उसको रिप्लेस किया अमेरिका आया एंड फिर उसको रिप्लेस करके चाइना सेकंड पर आ गया, थर्ड पर था जापान और उसे फिर कुछ ही साल बीते होंगे जर्मनी चौथा स्थान पे था। तो जर्मनी ने जापान को रिप्लेस करके अपना स्थान वो सिक्योर किया एंड अब जापान को पीछे छोड़कर भारत ने वो स्थान सिक्योर किया है। तो जब आप चार्ट को देखेंगे तो ये विश्लेषण होगा, आपको लगेगा अंदाजा कि बीते 10 साल से जो जापान का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग जीरो है। 10 साल ये बहुत बड़ी टाइम होता है। हम 10 साल में 11वां स्थान से हम चौथा स्थान पर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कि बीते दिन में हम जापान को देख रहे हैं, वो लगातार अपना जो रैंक था इकोनॉमी का उसमें कोई इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो ये सब हो कैसे रहा था? तो वहाँ की कुछ तो जो नीति नियति थी उसमें खामियाजा आ रहा था सामने, और जो पेंडेमिक, ये जो महामारी आया था, ये भी अपने आप में सबसे बड़ी था। क्योंकि आप जापान का जो एक जियोग्राफिकल देखेंगे तो वो वर्ल्ड के अलग अलग जो कच्चा पदार्थ है उस पर निर्भर किया करता है। तो टेक्निक के क्षेत्र में तो जापान अभी भी हमसे आगे हैं और हमने जो उसे रिप्लेस करके जो स्थान अचीव किया है तो ये बहुत कम ही मार्जिन 1%, 0.01% के हम लें तो इतना में ही हम उसे फर्क आए हैं। लेकिन देखेंगे कि जो जर्मनी है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, वो $4.9 ट्रिलियन का है। और अमेरिका जो वर्ल्ड भर में अपना जो दबदबा रखा है, पहला स्थान उन्होंने जो बरकरार रखा है वो 30% से ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं कि $30 ट्रिलियन से भी कुछ आगे है, $30.5 ट्रिलियन का। और चीन को देखेंगे जो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है अपना इकोनॉमी को लेकर, तो वो $19 ट्रिलियन से कुछ अधिक है। और आप थर्ड जो है जर्मनी को देख रहे हैं जो $5 ट्रिलियन से कुछ कम है। तो यानी कह सकते हैं कि 4.9 के आसपास अप्रोक्स में है। और हम जो वर्तमान में आए हैं वो $4 ट्रिलियन से कुछ आगे हैं। और IMF ने ये भी आशा जताया है कि आने वाला जो 27-28 होगा 2000, तो ये 2-3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। भारत का अभी देखिए वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, एनुअल वार्षिक जो ग्रोथ है GDP का, वो एक प्रकार से कहें तो आप 6-7% के अप्रोक्स से ये आगे बढ़ रहा है और ये कमेगा नहीं। ऐसे आप देखेंगे तो जर्मनी हो या चीन हो वो 2-3% से ही वो ग्रोथ करेगा, लेकिन भारत जो है वो लगातार 6-7% से आगे बढ़ेंगे। तो आने वाला जो 2-3 साल होगा तो हम $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएंगे हम।
जर्मनी को भी रिप्लेस कर देंगे। चुनौती तब आएगा, और आप देखते हैं कि ये जो जापान जर्मनी है ये हम सब के समतुल्य थे, समकक्ष थे, तो आने वाला 2-3 साल में हम इससे पीछे छोड़े। लेकिन इससे आगे जो फर्स्ट और सेकंड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनकी ग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा है। हम $5 ट्रिलियन बनने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका को देखिए आप, वो लगभग हमसे कितना 6 टाइम हमसे आगे हैं। वो $30 ट्रिलियन के आसपास अभी है, और 2-3 साल में जब हम $5 ट्रिलियन के आसपास जाएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ ग्रोथ करेंगे। उसके बाद हमसे देखिए 4 गुना चीन का है, तो ये हमसे काफ़ी आगे हैं। तो हम भले ही स्लोली धीरे धीरे से जो हमारी सरकार ने नीति रखा है कि आने वाला जो 2047 होगा तो हम एक डेवलप नेशन के रूप में अपने आप को पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो दूरदर्शिता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, ये दिखाता है। और ये जो हम लार्जेस्ट वर्ल्ड में 4 स्थान पर इकोनॉमी के क्षेत्र में आए हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा या क्या लाभ होंगे। फर्स्ट तो हमें ये होगा कि विश्व की जो निवेशक हैं उसका भारत में रुचि डेवलप होगा, वो भारत में अपना अलग अलग सेक्टर में अपना निवेश करेगा, और जब वो निवेश करेगा तो यहाँ पर जो नागरिक होंगे उनके लिए सेवाएं बहुत काफ़ी संख्या में मिलेंगे, उससे नौकरी मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है उसमें जो खामियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। तो कहने का मतलब जब हमारा ग्रोथ बढ़ता है हम वर्ल्ड में भी तो अपना स्थान सिक्योर करते ही करते हैं। तो हम एक चौमुखी विकास, जिस प्रकार का हम एक टेक्निकल वर्ड में कहें तो हम चौमुखी विकास की राह पर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो आने वाला समय हमारा और भी एक शुभ और एक अच्छाई का संकेत दे रहा है। और जो ये G20 ऐसे देश हैं ये हमारा विश्वसनीय होंगे। विश्व में जितना भी ग्रुप होगा, शाखा होगा, वहाँ हमारा दबाव, हमारा दबदबा वहाँ एक अलग प्रकार से रहेगा। तो आज आपको ये भी समझना होगा कि जैसे कि UN है तो उसका अपना जो शाख है ये कहीं ना कहीं एक खतरे के हैं, या कहीं ना कहीं ये धूमिल होते जा रहा है। अब दुनिया में अलग अलग प्रकार के जो संगठन बनाया जा रहा है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो डेवलप नेशन का G7 संगठन है, ग्रुप है, G20 ग्रुप है। हाल ही में जब भारत उसका अध्यक्षता कर रहे थे तो अफ्रीकी महाद्वीप को उनमें इंक्लूड करके उसका और ग्राफ या उसका और लाइन थोड़ा लंबी खींच दी गई। तो आने वाला समय में G20 ऐसे संस्था जो कि 80-85% वर्ल्ड का जो GDP है ये करता है, और 3/3 से अधिक जनसंख्या का भी नेतृत्व G20 करते हैं। तो UN जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी महत्ता या कहें आप उसकी जो गुणवत्ता होगा वो कुछ धूमिल होता चला जाएगा। और ये जो अलग अलग ग्रुप है, संस्था है, ये कहीं ना कहीं उस स्थान पर अपना, जैसे कि हम 5th स्थान से 4th स्थान पर आ गए, उसी तरह उसे रिप्लेस करके आने वाला समय में G20 कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में अपना एक नेतृत्व, एक जो दिशा और दशा का कह सकते हैं कि दुनिया को ले जाने का काम करेगा, वो G20 करेगा। तो आज देखिए हम G7 का ग्रुप नहीं है, फिर भी जब ये G7 का मीटिंग होता है या बैठकें होते हैं तो एक औपचारिक के रूप में हमारा देश का जो प्रधानमंत्री हैं उसे भी इनवाइट किया जाता है, उसे भी उस मंच पर अपना विचार साझा करने का वो सारा सुविधा प्रोवाइड किया जाता है, और दुनिया इसे सुनता भी है। हम उस संगठन का ना तो हम ग्रुप हैं ना तो पार्ट हैं, फिर भी हमें उसमें अपना वो स्थान दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, और ये दिखाता है कि भारत एक तटस्थ
जो लोकतांत्रिक है, जननी उसका है, और वो मूल्यों के आधार पर पूरा वर्ल्ड का नेतृत्व करने के लिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही दिन में जिस तरह से हमने सिंदूर जो सैन्य एक ऑपरेशन था, हमने उसका अंजाम दिया, तो कुछ हमारे देश का या कुछ अलग अलग तरह का जो मुट्ठी भर लोग थे, उन्होंने इसे फेलियर, इसे छद्म युद्ध के रूप में देखा। लेकिन इतिहासकार जो युद्ध में अपना महारथी पाते हैं विश्व स्तर पर, ऐसे इतिहासकार या ऐसे पत्रकार जो युद्ध का एनालिसिस करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा। और अमेरिका ऐसे जो सैटेलाइट है नासा, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में किस प्रकार से कैजुअल्टी हुआ है, वहाँ सिविलियन को, डिफेंस को छोड़कर जो टेरर है उसे अटैक किया गया है। ये कितनी सटीक और कितनी ये स्किल को दर्शाता है। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों को दुनिया सराह रहा है। और हमारा जो डेलीगेशन गया है वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में जाकर, जो पाक का नापाक हरकतें, उनकी जो करतूतें हैं, उनके बारे में जो बताने गए हैं, और उनको लेकर पूरी दुनिया, जहाँ भी, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का अलग अलग कंट्री हो, वहाँ भी हमारा जाके जो सांसद लोग गए हैं डेलीगेशन के तौर पर, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया पाकिस्तान को, और वो देश पूरी मजबूती के साथ भारत के पक्ष में अपना बयान, अपना जो विचार है वो दे रहा है। और हाल ही के दिन में आपको पता होगा कि वाशिंगटन में, डीसी वाशिंगटन में इजराइल का जो दूतावास था, उसका पदाधिकारी कहें आप, 2 पदाधिकारी थे, उन्हें दिन दहाड़े मार दिया गया, उसकी मृत्यु कर दी गई। तो ये आप देखिए यहूदी की और ये हिंदू जो हैं, इनका कितना एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, इसके लिए कोई विश्व या कोई अलग प्रकार का देश नहीं है जो इसके ऊपर सवाल जवाब खड़ा कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में टेरर के लिए एक सख्त एक जवाब है, जो वाशिंगटन ऐसे डीसी में दिन दहाड़े किसी एम्बेसडर के या किसी ऐसे दूता का जो अधिकारी हैं उसको मार देना, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो ये हाल ही के दिनों में हम आतंकवादी को लेकर पूरी दुनिया को आगाह कर रहे हैं, और ये घटना थम नहीं रहा है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया फिर से एकजुट, एक रूप समरूप में खड़ा दिख रहा है कि ये टेरर का ना अपना धर्म है, ना रंग है, ना रूप है। ये कभी भी किसी भी समय अपना आप को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, ये किसी का नहीं होगा दुनिया में। जो इसको सहारा देता है, पाल पोषण करता है, जो इसका अपना घर में रखते हैं, उसे भी ये नहीं बख्शेगा। ये पाकिस्तान जिस तरह से इसका इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान खुद देखिए कई टुकड़े में विभक्त होने के लिए उस कगार पर आ गया है। आपको पता होगा बलूचिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान एक अलग प्रकार की चीज़ों में घिर चुका है। तो एक बार से मैं फिर आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि जहाँ भारत पूरी दुनिया में इकोनॉमी, डिफेंस में पूरी दुनिया में अपना विश्वास कायम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम सिंदूर को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया, और वहाँ का जो आर्मी चीफ था उसे फील्ड आर्मी चीफ के रूप में उसे नियुक्त कर दिया गया, और ये दूसरा उस पद पर स्थापित होने वाला वो व्यक्ति है। वो एक प्रकार से दुनिया को गुमराह करना चाहता है कि हमने, पाकिस्तान ने ये भारत को बहुत कैजुअल्टी पहुंचाया, बहुत उसका क्षति कराया, और इसलिए वो अपने सेना को पदोन्नति कर रहे हैं। दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, उसे एक प्रकार से मूर्ख मुल्क कहा जाए, कि वो हारे तो भी अपना वाहवाही करने के लिए दुनिया को एक झूठी, एक नैरेटिव, एक प्रकार से कहें तो मनगढ़ंत कि कोई भी सीमा पार कर सकता है। तो दुनिया वाकिफ है, हम तो उससे वाकिफ हैं, हम वो क्या कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं, हम उससे अपना आप को तुलना नहीं करते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी है, एक प्रकार से दुश्मन है, तो इसलिए हमारा उस पर ध्यान रखना लाजमी बनता है। बहरहाल हम अपना इकोनॉमी में, हम अपना डिफेंस में, और हम अपना जो घर का है, हमारा जो नागरिक है, उनके स्किल में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी जो एक प्रकार से नेचुरल आपदा कहें, डिजास्टर कहें, या कोई भी ऐसा आफत या कोई ऐसा महामारी जो होगा, वो हमें आने वाला 2047 में रोक नहीं सकेगा। हम एक डेवलप नेशन बनेंगे। ये पाकिस्तान हो या कोई भी हो, तो उनकी नापाक हरकतों को भी हम रोक देंगे। और आने वाला जो समय होगा, हम जब सेंचुरी मनाएंगे अपने आज़ादी का, तो हम डेवलप नेशन भी बनेंगे। ये हमारी थीम है, ये हमारी गोल है, ये हमारी लक्ष्य है, ये हमारी टारगेट है, और इसे हम बिल्कुल ही निस्संदेह ही अचीव करेंगे। और मैं आप सबों को इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये सरकार का मंत्र नहीं है, ये सब हम सब युवा का मंत्र होना चाहिए। और जो भी हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे सिविलियन हो, कोई भी हो, हर एक का ये दायित्व होगा कि आने वाला जो समय होगा, तो हम देश में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, देश का कुछ ना कुछ ग्रोथ करें, हम सही दिशा दशा में हम जाएं। इसके लिए आने वाला समय जो होगा हमारा सरल होगा। तब तक के लिए हम नमस्कार, धन्यवाद करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, अपने शरीर पर ध्यान दें। धन्यवाद।